हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग पार्टनरशिप पे अपने सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेशंस बहुत लंबे चलने वाले हैं क्योंकि आपने अपना सिलेबस जो देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि पार्टनरशिप से रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और ये अच्छे खासे मार्क्स भी कंस्टिट्यूएट करते हैं आपके टोटल मार्क्स में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और आई होप कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा और आप सारे सेशंस को ज़रूर ध्यान से देखेंगे। एक बात और कि आज से हम लोग अपने चैनल का नाम AB की क्लासेस इस नाम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का जो पुराना नाम है लेट्स ग्रो विथ अकाउंटेंसी, वी आर चेंजिंग इट टू AB की क्लास। फॉर मोर फंक्शनल ये नाम होगा, इसीलिए हम लोगों ने इस नाम को चेंज किया है। लेटर ऑन कभी हम लोग बात कर लेंगे कि क्यों हम लोगों ने इस नाम को रखा है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सेशंस विथ दिस नेम, दैट इज AB की क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो चैप्टर आप अपने सिलेबस में देखते हैं तो वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। तो एक प्रश्न हम लोगों के मन में एज अ स्टूडेंट आता है कि ये बेसिक कंसेप्ट चैप्टर क्यों रखा गया। अकाउंटिंग की बात है तो अकाउंटिंग में तो हम लोगों को डेबिट क्रेडिट ही करना है, तो फिर ये बेसिक कंसेप्ट की क्यों ज़रूरत है। दो बातें हैं बच्चों। पहली बात यह है कि जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसमें इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, या इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हाट विल बी द रूल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह के बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड पार्ट कि इन थ्योरी का यूज़ हमारे प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में भी होता है। सो इसको हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो नॉलेज आप इस चैप्टर में लेते हैं इस नॉलेज का यूज़ थ्रू आउट पार्टनरशिप जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारे चैप्टर्स में इन सब नॉलेज का यूज़ होता है। सो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको हम लोगों को ध्यान से समझना है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने 11th में BST में सीखी होंगी, तो उन चीज़ों का यहाँ पे कुछ रिपीटेशन भी हो सकता है। सो आप उनको ये कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं जो चीज़ें आपको आती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने जो आज का सेशन रखा है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं और वी आर ट्राइंग टू एड्रेस देम विथ सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पार्टनरशिप इज नीडेड। तो देखो, पार्टनरशिप तो आप समझते हो कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी बिजनेस को करने का सोचते हैं तो वो हम लोग पार्टनरशिप उसको बोलते हैं, है ना। आगे फिर हम लोग उसके डेफिनेशन को भी देखने वाले हैं, बट सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आखिर पार्टनरशिप की ज़रूरत है क्या। ओके, एक व्यक्ति है जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के नाम से जानते हैं, तो वो अपना बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, अपना रोजी रोटी कमा रहा है, घर परिवार उसका चल रहा है। तो फिर ये पार्टनरशिप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है ना। तो देखो, एक इंसान होता है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे केवल पैसे से नहीं हम लोग लगाएं। रिसोर्सेस में पैसे के साथ टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, सोशल रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लो कि, और दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं कि एक इंसान जो होता है वो हमेशा ग्रो करना चाहता है ना, ग्रोथ वो चाहता है। तो अब क्या है कि मान लो कि एक व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि अब मैं अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाऊं, लेकिन उसके पास मान लो पैसे की कमी है, या उसको ये लगता है कि अगर मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा
तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, या इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है तो मेरे पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ता है। अब वो उसके ज़्यादातर पार्टनरशिप में फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप अननोन लोगों के साथ फॉर्म नहीं होती है, तो नियरली अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ वो जुड़ता है और फिर ये बिज़नेस आगे बढ़ता है, जिससे कि रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाती है और बिज़नेस आगे बढ़ता है। और आप जानते हैं कि जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो बिज़नेस बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उससे सबका भला होगा, राइट। तो पार्टनरशिप की नीड हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कि वाई पार्टनरशिप एक्ट इज नीडेड। 11th की पढ़ाई के आधार पर आप पाते हैं कि जब आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा एक्ट वगैरह की बात नहीं आ रही थी, कानून वगैरह की बात नहीं आ रही थी, क्योंकि एक व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है, तो ठीक है उसका अपने कस्टमर्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई टैक्सेशन इश्यूज़ में ये सब बातें हो सकती है, तो उसके लिए जो लॉज हैं वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्ट की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? पार्टनरशिप एक्ट की। यानी जो पार्टनरशिप का बिजनेस चलेगा तो उसके लिए कौन से कानून की सहायता ली जाएगी जिससे कि वो बिजनेस सुचारू रूप से चले। तो ये एक इंटरनल चीज़ को चलाने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कानून है, एक्ट है, जो 1932 में बना था, 1932 में। तो ये कानून की ज़रूरत क्या है? देखो, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति लगते हैं और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं, शुरुआत में तो ये होता है कि मान लो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सब कुछ स्मूथ चलता है, बट लेटर ऑन हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस अराइज हो जाएं उनके बीच में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब ए ने मान लो लगाया 5 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल और बी ने लगाया मान लो 3 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल। अब दोनों में मान लो मित्रता थी, तो ए ने अपने मित्र बी को कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे पास कम पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोस्त हैं, चलो मिलजुल के बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट हम लोग इक्वल ही बांट लेंगे। शुरुआत के दौर थे, सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेटर ऑन मान लो ए को ऐसा लगता है कि भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी और मुझे प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना बी को मिल रहा है, जबकि बी ने कैपिटल तो कम लगाई थी। और उसको लेकर के मान लो ए कहता है कि अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट चाहता हूँ, और बी वहाँ पे ओपोज करता है कि नहीं भाई, शुरुआत तो बराबर बराबर से हुई थी, अब क्यों हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और मान लो इस पॉइंट को लेके दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। तो अब इस डिफरेंस का सॉल्यूशन क्या होगा, कहाँ पे होगा? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया प्रॉफिट को लेके, और भी बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट की कानून की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए ये एक्ट हमारे देश में आज भी है। 1932, अब देखो ये हमारे देश में उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था। 1932, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 32 से आज हो गया 2020, तो इतने वर्षों से ये कानून है। तो आप सोचते होंगे कि भाई 1932 में तो जो है देश दुनिया की इकोनॉमिक स्टेटस सब कुछ, स्थितियाँ सब कुछ अलग थी, तो आज इस कानून की क्या रेलिवेंस है? तो ऐसा होता है बच्चों कि समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब समयानुसार उसमें परिवर्तन गवर्नमेंट करती है और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन लाती है, इसीलिए उसकी रेलिवेंस बनी रहती है ना। ऐसा नहीं है कि 1932 में जो बना वो आज भी चल रहा है। जो चीज़ें रेलिवेंट है वो है, जहाँ पे परिवर्तन की ज़रूरत है तो उनको भी परिवर्तन किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अभी कुछ देर में ही पाएंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हम लोगों ने एड्रेस किए। द फर्स्ट वन वाज कि पार्टनरशिप क्यों करते हैं लोग, और पार्टनरशिप एक्ट की क्या ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वाई पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप इज नीडेड। तो पार्टनरशिप डीड के ये और भी कुछ नाम हैं। आपको अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आता है व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आप घबराना मत, आप ये डीड के बारे में जो है वही लिखना, ठीक है।
तो ये प्रश्न है कि भाई पार्टनरशिप डीड की क्या जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक्ट की क्या जरूरत है, अब है कि डीड की क्या जरूरत है। तो क्या डीड और एक्ट दोनों एक ही चीज है? द आंसर इज नो। एक्ट और डीड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्ट जो होता है वो देश की गवर्नमेंट देती है, और डीड या एग्रीमेंट जो है ये पार्टनर्स अपने म्यूचुअल कंसिडरेशन के अनुसार बनाते हैं, यानी ये पार्टनर्स मिल करके आपस में बनाते हैं। और एक्ट जो होता है वो गवर्नमेंट देती है। दूसरी बात कि एक्ट जो है वो सभी पे लागू होता है, लेकिन एग्रीमेंट जो है वो उसी पार्टनरशिप पे लागू होता है जिन फर्म ने, जिन पार्टनर्स ने मिल करके उस एक्ट को बनाया है। यानी ए और बी का बनाया हुआ डीड सी और डी के बिजनेस पर लागू नहीं होता है। ओके, तो अब ये डीड की बात क्या है? देखो, बहुत सिंपल बात है। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई, हमने तो कानून बनाया, लेकिन आप लोग अगर आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? आप अपने घर का बात घर तक ही रखो, राइट? तो वो फोर्स नहीं करती है। देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट में कि नॉट इसेंशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप डीड इसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं होती है कि भाई ए और बी ने अगर डीड नहीं बनाई तो उनका पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म ही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि ये एडवाइजेबल है, अगर आप बना लो तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर एक्ट के अनुसार निर्णय किए जाएंगे अगर कहीं डिस्प्यूट हो गया तो। ठीक है, इसलिए ये आप लोग ध्यान रखना कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, एडवाइजेबल होता है अच्छे के लिए। तो पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी होती है कि अगर मान लो ए और बी ने अपना पार्टनरशिप डीड बना लिया आपस में एग्रीमेंट करके, तो अगर कभी आगे उस पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट होता है तो एग्रीमेंट के अनुसार वो लोग निर्णय कर लेंगे, है ना? तो फर्म की बात फर्म तक ही रह गई, आपस में मिलजुल करके उन लोगों ने निर्णय ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड की भी आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखें कि पार्टनरशिप डीड को डिफाइन कैसे किया गया है। तो पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है? जैसे मान लो दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों ने मिल करके बातें की कि चलो भाई हम लोग मिल करके इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तुम इतनी कैपिटल लगाना, तुम इतनी कैपिटल लगाना, हम लोग प्रॉफिट लॉस को ऐसे बांटेंगे, तुम ये काम देख लेना, तुम ये काम देख लेना। तो इस तरह से सारा प्लान आउट होता है ना। तो प्लान आउट करने के बाद वो लोग एक चीज़ सारे पॉइंट्स पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई अब डन हो गया, और फिर वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस में आती है वो पार्टनर्स के बीच में किए गए एग्रीमेंट के आधार पर आती है, और उस एग्रीमेंट को जब लिख लिया जाता है रिटन फॉर्म में तो उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। है ना आसान? मान लो ए और बी ने बातें की तो वो बातें तो वर्बल हुई, किसने सुना, है ना? उसका तो कोई प्रूफ नहीं है। तो जब उन बातों को बाकायदा सिलसिलेवार कानूनी ढंग से स्टैम्प पेपर पे लॉयर की मदद से उसको लिख लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, और उसकी कोर्ट भी सुनती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं है। पार्टनरशिप डीड होती है कि वही एग्रीमेंट, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि जो एग्रीमेंट हुए पार्टनर्स के बीच में उनको जब एक कागज़ में लिख लिया गया, और वो कागज़ जो होता है वो लीगल पेपर होता है, तो उस पर जब लिख लिया जाता है और बाकायदा उसमें स्टैंपिंग वगैरह करके सिग्नेचर वगैरह सारा करके, तो वो क्या हो जाता है? पार्टनरशिप डीड हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम लोगों ने जॉट डाउन की हैं। पहला है कि नॉट इसेंशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हुए भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने छूट दी है कि आप चाहो तो बना लो, नहीं चाहो तो मत बनाओ।
बना लेते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं बनाते हो तो फिर एक्ट के अनुसार अगर डिस्प्यूट होते हैं तो निर्णय लिए जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट इज द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड, जिसका मतलब होता है चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब हम लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक बार डीड बन गई तो अब वो हमेशा के लिए हो गई, है ना, परपिचुअल हो गई, मतलब हमेशा के लिए अब वही रहेगा। ऐसी बात नहीं होती है। जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि ए और बी ने मिल करके एक पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने डीड भी बनाया। अब मान लो कि सी बोल के एक नया पार्टनर उस फर्म में एडमिट हुआ, तो आप ही बताओ कि क्या वो पुरानी पार्टनरशिप डीड चलेगी? नहीं ना चलेगी। और नए पार्टनर एडमिट भी होते हैं, पुराने पार्टनर्स रिटायर भी होते हैं, है ना, तो डीड में तो परिवर्तन लाना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप आराम से इसमें परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन फिर आपको सारे पार्टनर्स की उसमें कंसेंट होनी चाहिए, यानी उनकी रजामंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो ए और बी ने मिल करके डीड को बदल दिया, सी से पूछा ही नहीं। वैसा नहीं, सारे पार्टनर्स का उसमें कंसेंट होना चाहिए, यानी उनकी रजामंदी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सी नंबर पॉइंट हम लोगों का क्या हो गया? द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड, प्रोविजंस ऑफ द स्टैंप एक्ट शुड बी फॉलोड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। डीड को ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी कागज में ऐसे ऐसे लिख लिए अपनी भाषा में, जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो लॉयर्स हम लोगों को बताते हैं, तो उस हिसाब से उसको ड्राफ्ट होना चाहिए। उस पर प्रोविजंस ऑफ द स्टैंप एक्ट लगता है। अब ये स्टैंप एक्ट की बात आप ऐसा मत समझो कि ये पोस्टल स्टैंप की यहाँ बात हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कभी घर की रजिस्ट्री के कागज अगर देखे हों, तो आप देखते हो कि वो कागज के ऊपर 500 की नोट, 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे लिखा हुआ होता है ना। तो वो जो होता है वो स्टैंप एक्ट के तहत आता है ना। तो स्टैंप बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप जो ये काम करते हो तो उसके लिए आप हमें एक सर्टेन ड्यूटी चुकाते हो, तो ये स्टैंप के द्वारा वो ड्यूटीज आप गवर्नमेंट को पे करते हो। इसलिए स्टैंप, आप ये स्टैंप पेपर वगैरह जो होते हैं तो ये आपको हमेशा कोर्ट में या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो एजेंसीज होती है वहीं से मिलते हैं आपको, है ना। तो उसका हमको पालन करना है और उसके बाद उस डीड को हमको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर करवाना चाहिए। ठीक है। अब आगे की बात यह आती है कि पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख क्या सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जो उस बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, है ना, रिलेटेड हो, है ना। अब वो उसमें पर्सनल बातें तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो सब तो लिखेंगे नहीं। तो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हम लोग उसमें सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। देखो जैसे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या हो गई, तो उसमें हम लोग फर्म का नेम एंड एड्रेस लिख सकते हैं। फर्म हम लोग किसको कहते हैं ये मैंने आगे बताया है। फिर हम लोग इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स लिखेंगे, उनका मेन बिजनेस क्या है वो लिखेंगे, अलग अलग पार्टनर्स ने क्या क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उसको लिखेंगे, उस पार्टनरशिप बिजनेस ने कौन सा अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर अडॉप्ट किया है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, वो मेंशन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है तो वो सारा प्रॉफिट उसी का हो जाता है, लॉस भी वही बियर करता है। बट यहाँ पे मिनिमम 2 लोग तो रहेंगे ही, तो प्रॉफिट और लॉस का कैसे बंटवारा होगा कि भाई वो लोग इक्वल पार्टनर होंगे, यानी 1:1 के पार्टनर होंगे, है ना, या 1:2 के पार्टनर होंगे, कैसे होंगे, तो ये बातें उसमें लिखी जा सकती हैं, लिखी जाती हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अगर कोई पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहता है तो किस परसेंटेज से दिया जाएगा, ये सारी बातें इसमें मेंशन होती है, एटसेट्रा। यानी और भी बहुत सारी बातें इसमें होती हैं, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको आराम से उसमें सारी बातें मिल जाएंगी। आगे मेन मुद्दे पे कि पार्टनरशिप को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे किया गया है हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो जो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट है
उसमें पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। तो क्या डेफिनेशन दिया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें सारे वर्ड्स अपने आप में गर्भित हैं, यानी सारे वर्ड्स का इसमें एक स्पेशल मीनिंग है ना। इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि बस लिखने के लिए लिख दिया गया है, सभी चीज़ों का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स के बीच का ये एक संबंध है। और इन लोगों ने क्या कहा है कि आपस में एग्रीमेंट किया है कि ये लोग प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और वो प्रॉफिट कहाँ से होना चाहिए, बिजनेस से होना चाहिए। और वो बिजनेस कौन चलाएगा, सारे लोग चला सकते हैं या कोई एक व्यक्ति चला सकता है, बाकी लोगों का एजेंट बनकर, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर। बात समझ में आई? तो देखो यहां पे जो कहा गया है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, यानी ये तो रिलेशनशिप के द्वारा ही हुआ। ऐसे रोड चलते आदमी के साथ तो हम लोग नहीं कहेंगे कि चलो भाई एक बिजनेस कर लें, ठीक है ना। ये एक लॉन्ग रिलेशनशिप होती है, ठीक है। और ये लोग आपस में एग्री करते हैं, यानी एक दूसरे पे जोर जबरदस्ती करके हम लोग पार्टनरशिप नहीं फॉर्म करते हैं। एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि सबकी कंसेंट से होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती कोअर्सन ये नहीं होता है। दूसरी बात है कि ये लोग आपस में एग्री क्या करते हैं कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे, यानी अगर मान लो दो लोग हैं और वो लोग आपस में कहते हैं कि चलो हम लोग मिलके गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो दो लोगों ने मिलकर गरीबों को खाना खिलाया, 1 साल तक वो खिलाते रहे, तो क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस नहीं है, राइट। यानी एग्रीमेंट तो होना चाहिए किस तरह का, बिजनेस करने का। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। उस कंट्री के कानून के हिसाब से जो लीगल बिजनेस है वो होना चाहिए। अब दो लोग मिल करके कहेंगे चलो हम लोग स्मगलिंग करेंगे, हम लोग किडनैपिंग करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं हुई, क्योंकि वो लीगल बिजनेस नहीं हुआ, है ना। तो अब इसमें क्या है कि बिजनेस होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, और उससे जो प्रॉफिट्स होंगे उसको ये लोग बांटेंगे। तो यहाँ पे देखो लॉस वर्ड नहीं यूज किया हुआ है कि एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, केवल प्रॉफिट्स लिखा गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे तब लॉस का क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा। तो भाई देखो, कोई भी व्यक्ति जब एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए तो वो मेन उनका मोटिव प्रॉफिट का होता है ना। कोई दो लोग ऐसे तो मिलके नहीं ना कहेंगे कि चलो हम लोग मिलके लॉस करेंगे, है ना। तो लॉस तो इम्प्लाइड है कि अगर लॉस होगा तो कौन बांटेगा, भाई यही लोग दोनों तो बांटेंगे, और कौन बांटेगा। इसलिए ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन लॉस को भी इन्हीं को बियर करना पड़ता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सारे लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे, सबको राइट है, या अगर मान लो ये लोग चाहें तो किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई तुम देखो हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, तुम देखो सारी चीज़ों को। तो वो हो गया कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम्स में बहुत आता है और ये आसान है, आप आराम से इसमें नंबर ला सकते हो। और इसी के आधार पर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है, वो निकल के आते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ें, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ मार्क करें कि ABCD मान लो 4 पार्टनर हैं, तो इंडिविजुअली इनको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर। यानी A एक पार्टनर है, B एक पार्टनर है, C एक पार्टनर है और D एक पार्टनर है। लेकिन अगर हम लोग इनको कलेक्टिवली बुलाना चाहें कि ABCD, तो वो क्या हो गया, ABCD की फर्म हो गई। यानी इंडिविजुअली अगर हमको इनको बुलाना हो तो हम लोग इनको पार्टनर कहेंगे और कलेक्टिवली हम लोग इनको फर्म कहेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं।
इसेंशियल फीचर्स। पहला पॉइंट है कि 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, यानी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए और मोर। तो अब मोर का मतलब है कि यहाँ पे कितने लोगों को हम लोग एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके थ्योरी क्वेश्चन में बहुत आता है। ठीक है, तो देखो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, ये तो हम लोग सब जानते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50, इसको याद रख लेना। ठीक है, अब ये 50% हो सकते हैं, ये किसने बोला? ये हम लोग ध्यान से देखें। देखो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहां मजेदार चीज क्या है कि डिसाइड हो रहा है कि पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे, लेकिन उसका डिसीजन कौन दे रहा है? कंपनीज एक्ट। ये थ्योरी क्वेश्चन में आया भी था एक बार कि ये जो मैक्सिमम नंबर है इसका किसने निर्णय दिया। तो अब हम लोग एज अ कॉमन सेंस सोचते हैं कि भाई पार्टनरशिप एक्ट है तो पार्टनरशिप एक्ट ही बोला होगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि ये 2013 में, देखो मैंने कहा था ना 1932 में कानून बना था, लेकिन 2013 में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ। समय समय अनुसार उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में एक बात कही गई। क्या कही गई? कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो ये डिसाइड करे कि कितने मेंबर्स होंगे। अब देखो मामला कैसे घुमा। पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं कहा, कंपनीज एक्ट ने कहा। अब कंपनीज एक्ट ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज्यादा पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अपना काम किया, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 50। ओके, यानी आने वाले वर्षों में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 को 60 कर दे, 70 कर दे, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं करेंगी जब तक कि कंपनीज एक्ट में बदलाव ना हो कि कंपनीज एक्ट बोले कि 100 से ज़्यादा भी सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड हमारा फीचर क्या है? वो है एग्रीमेंट। तो वो तो आप जानते हो ना कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस हमारा फॉर्म होता है तो वो कैसे होता है? वो होता है पार्टनर्स के बीच में किए गए एग्रीमेंट के साथ। तो ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए रिटेन। अगर हम लोग इसको एज अ डीड लेना चाहते हैं तो ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमको डीड नहीं बनानी है, आपस में 2 पार्टनर ने बात कर ली, बिजनेस चालू हो गया, गवर्नमेंट कोई प्रेशर नहीं डाल रही है, ओरल एग्रीमेंट पे भी हो सकता है। लेकिन रिटन एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है? वो एडवाइजेबल होता है। ओरल भी चल सकता है, रिटन भी चल सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस, यानी हम पार्टनरशिप किस चीज की फॉर्म करेंगे? तो एक बिजनेस की करेंगे, और वो बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। जैसे मान लो कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं और वो लोग क्या कहते हैं कि चलो हम लोग पैसा मिला के एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं। अब उनको हम लोग जॉइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो कह सकते हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी जॉइंट है, लेकिन वो पार्टनर्स हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, वो हम लोग नहीं कह सकते। वहाँ बिजनेस होना चाहिए, यानी सेल परचेज ऑफ द गुड्स होना चाहिए, है ना, या किसी तरह की सर्विस हो सकती है ना। जैसे मान लो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। अब वो कोई प्रोडक्ट तो वहाँ पे नहीं बेच रहे हैं, वो सर्विसेज बेच रहे हैं। उसी तरह से आर्किटेक्ट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, दे कैन मेक अ पार्टनरशिप ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है म्यूचुअल एजेंसी। अब हम लोगों की बुक्स में कहा गया है कि अगर हम लोगों को म्यूचुअल एजेंसी वाला जो पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप हमको देखनी हो कि यहाँ पे पार्टनरशिप है कि नहीं, तो ये एक पॉइंट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि सारे पार्टनर्स
अपने आप में प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। थोड़ा सा मामला टेक्निकल हो रहा है, इसको हम लोग समझें कि मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, तो ए की बात बी भी मानेगा, सी भी मानेगा और डी भी मानेगा। सिमिलरली तो बी की बात ए भी मानेगा, सी भी मानेगा और डी भी मानेगा। यही बात सी और डी के साथ भी लागू होती है। मान लो कि ये जो बी है वो कहीं पे कोई बिजनेस डील करके आता है। मान लो बी कहीं पे कुछ एक अपने क्रेडिटर से बात करके आता है, सप्लायर ऑफ द गुड्स से, कि हम लोग आपसे इतने हज़ार इतने लाख का गुड्स खरीदेंगे। अब उससे ए सी और डी ये सब बंध जाते हैं। जब वो गुड्स लेके आता है, मान लो वो सप्लायर, और ए सी और डी ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बी बोल के आया था, हम लोगों ने तो नहीं बोला था, तो हम लोग नहीं लेंगे गुड्स आपसे। ऐसा नहीं हो सकता है। बी के किए हुए काम से ये सारे लोग बंध जाते हैं। उसी तरह ए के किए हुए काम से बी सी डी बंध जाएंगे, बी के किए हुए काम से ए सी डी बंध जाएंगे, सी के किए हुए काम से ए बी डी बंध जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट होता है। और 5th पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यहाँ पे केवल वर्ड है लेकिन लॉस यहाँ पे इम्प्लाइड है। लॉस को भी वो शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को ये लोग शेयर करेंगे। लास्ट पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक बात यहाँ पे जो हम लोगों को ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप जो होती है इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग बिजनेस और पार्टनर्स को अलग अलग मानते हैं, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी ये नहीं होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। यानी इसको हम लोग ऐसे समझें कि मान लो कि मैं किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और वो बिजनेस मान लो डूब गया, तो उस सोल प्रोप्राइटरशिप की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी अटैच हो जाएंगी बिजनेस के कर्जों को चुकाने के लिए। यानी बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग नहीं माने जाएंगे जैसा कि कंपनीज में होता है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर और उनका बिजनेस, उनकी फर्म ये अलग अलग नहीं होती है। यानी बिजनेस कल दिन मान लो दिवालिया हो जाता है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उन बिजनेस के कर्जों को चुकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान से समझना। तो इस बात का तोड़ कहाँ से निकले कि भाई पार्टनरशिप और पार्टनरशिप पार्टनर्स इनको अलग अलग मान लिया जाए ताकि थोड़ा सा सिक्योरिटी फील करे पार्टनर्स, जैसा कि कंपनी में कर सकते हैं। अब मान लो कि कंपनी बनाने के लिए ज़्यादा सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग वहाँ तक तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस इनसिक्योरिटी से भी हमको बचना है। तो उसका सॉल्यूशन होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो कानून है ये हमारे देश में 2008 में आया था, लेकिन हम लोग आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम लोग अपने सेशन को यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग LLP को कवर करेंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज स्टार्ट किया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।